हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका, सबसे पहले हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड या एसोसिएट या पासिंग थ्रू ए सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। ठीक है, मतलब किसी सरफेस से फ्लक्स जो लिंक होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। मतलब किसी सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से लिंक या एसोसिएट उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। ये बात हमने बताया था। फिर हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वांटिटेटिव डिफिनेशन क्या आया था कि कोई सरफेस है आपका, हमने माना था कि ये आपका कोई सरफेस है ना। हमने ये ले लिया था आपका, मान लेते हैं ये सरफेस आपका ds है और इसका जो एरिया वेक्टर है ds है और इसका जो आपका एरिया वेक्टर है ds है। और ये क्या होता है आपका, हमने बताया था एरिया वेक्टर को हमने डिफाइन किया था कि एरिया वेक्टर यदि किसी फ्लैट सरफेस के लिए क्या होगा, उस फ्लैट सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा और मैग्नीट्यूड उसके एरिया के बराबर होगा। लेकिन वही कोई कर्व सरफेस हम लोग लेते हैं तो कर्व सरफेस के पूरा कर्व सरफेस के लिए आपका डिफाइन नहीं है, उसके एक छोटे से इन्फिनिटली स्मॉल पार्ट के लिए डिफाइन है और वो किसके बराबर होता है, ds के, उसका मैग्नीट्यूड ds के, है ना, उस स्मॉल एरिया के बराबर होगा और उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। और यदि कर्व सरफेस का एक छोटा सा इन्फिनिटली स्मॉल सरफेस आप कंसीडर करते हो तो इन्फिनिटली स्मॉल सरफेस आपका क्या बन जाएगा, फ्लैट सरफेस, और उसका एरिया उस फ्लैट सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो हमने ये बताया था और बताया था कि मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, कोई एरिया ds है तो इसका एरिया वेक्टर जो है इस पे परपेंडिकुलर हो गया और इसके थ्रू जो फ्लक्स लिंक होगा हमने बताया था कि डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस, डी एस कहाँ है, क्या है आपका एरिया वेक्टर है। ये आपका क्वांटिटेटिव डिफिनेशन था। तो मान लो कि टोटल फ्लक्स बोलेगा कितना होगा, मान लो कि ये सरफेस बहुत बड़ा सरफेस है ना, ये बहुत बड़ा सरफेस है तो इस पूरे सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो बोलेंगे इसी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। इसका आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये टोटल फ्लक्स आपका आ जाएगा। फिर हमने बताया था किसी पॉइंट चार्ज के लिए, है ना, पॉइंट चार्ज q के लिए स्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो कितना आया था बच्चा, Q/ε0, है ना, और पॉजिटिव आया था। और वही -q चार्ज के वजह से कोई स्फेरिकल सरफेस हो तो उससे फ्लक्स कितना लिंक होगा, हमने ये निकाला था, क्या आया था, -Q/ε0 आया था। चलिए इतना हम लोग लास्ट क्लास में हमने किया था। चलिए हम लोग कुछ एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं नोट करके। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, वीवीआई पॉइंट है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to number of electric field lines coming out of the surface, then टोटल फ्लक्स, मतलब मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the closed surface, linked with the closed surface is
आपका क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई क्लोज सरफेस हमने ये कंसीडर किया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे आपका जा रहा है ना। बोलेंगे कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर हो रहा है और 4 आपका एग्जिट हो रहा है, मतलब बाहर हो रहा है ना। तो जितना इंटर करे, ये क्लोज सरफेस है, ये आपका क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है ना। तो जितना आपका इंटरिंग हुआ उतना ही यदि एग्जिट हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स जो होगा फाई टोटल हम लोग बोलेंगे। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इसको आधा 2 सरफेस में कंसीडर कर लिए, आधा सरफेस के वजह से, है ना, फ्लक्स है फाई 1 और आधा सरफेस के वजह से फ्लक्स है आपका क्या, फाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई 1 प्लस फाई 2, है ना। यदि आपका यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है ना, अंदर के तरफ, और एरिया वेक्टर लोगे तो वो बाहर की तरफ होगा। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच यहाँ पे, है ना, एक्यूट एंगल से ज़्यादा एंगल बनेगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ इस सरफेस के वजह से फ्लक्स जो हो जाएगा आपका निगेटिव होगा। और हमने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से इंटरिंग हो रहा है और यहाँ से 4 क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो फाई 1 और फाई 2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फाई 1 आपका नेगेटिव होगा और फाई 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, है ना। फाई 1 आपका नेगेटिव हो गया, फाई 2 आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि फाई 1 का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड में फाई 2 के बराबर होगा, लेकिन निगेटिव हो जाएगा, प्लस फाई 2, यानी कि फाई 1 की वैल्यू माइनस फाई 2 के बराबर हो जाएगा। और आप इसको कट कर दोगे, क्या हो गया, टोटल फ्लक्स 0। इस बात को याद रखेंगे, किसी क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इंटर हुआ उतना ही यदि एग्जिट हो गया तो उस क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे और याद रखेंगे, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे बच्चा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग नोट करेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस, है ना, लिंक्ड विथ ए क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस है, ड्यू टू ए लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन चार्ज along its एक्सिस, मतलब सिलेंडर के, है ना, क्लोज सिलेंडर के एक्सिस के अलॉन्ग लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन चार्ज आपका रखा हुआ है। तो उस क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक होगा, है ना। चलिए ये बात हम लोग तो मान लेते हैं कि आपका ये क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस है, क्लोज है, मतलब इसका कितना सरफेस हो गया, 2 ऊपर वाला फ्लैट और ये साइड वाला आपका कर्व है। इसके एक्सिस पे, मतलब इसका एक्सिस आपका बीचों बीच जाएगा बच्चा, इस पे आपका ये इन्फिनिटली लॉन्ग है ना, लाइन चार्ज है इसका इन्फिनिटली लॉन्ग, इधर भी इन्फिनिटली, इधर भी आपका इन्फिनिटली लॉन्ग है ना, इधर भी इन्फिनिटली लॉन्ग, ठीक है बच्चा। अब इस लाइन चार्ज के वजह से इस कर्व सरफेस से और ये दोनों फ्लैट सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा, है ना, हम लोग को ये निकालना है। तो मान लेते हैं ये फ्लैट सरफेस से फ्लक्स लिंक हो रहा है फाई 1, इससे हो रहा है फाई 2 और इससे हो रहा है आपका कितना, फाई 3। ध्यान रखेंगे बच्चा, ठीक है, याद करेंगे बच्चा, हमने बताया था स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटली लॉन्ग, है ना, लाइन चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, है ना। जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ होता था, और आप लोग इसका फॉर्मूला जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता था,
उसी तरह से इस इन्फिनिटली लॉन्ग के यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे ये वाला सरफेस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे इधर की तरफ होगा, और यहाँ पे जो स्मॉल ds एरिया लिए हैं हमने, वो एरिया ds इधर की तरफ हो जाएगा, ds एरिया। और यहाँ पे हम लोग ds एरिया लिए हैं, ये जो ds एरिया लिए हैं इसका ds एरिया, यहाँ पे जो हम लोग स्मॉल एरिया जो ds लिए हैं, है ना, वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग यदि कोई स्मॉल एरिया लेंगे तो ये आपका ds हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका रेडियली आउटवर्ड होता था, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो बोलेंगे φ1 इस फ्लैट सरफेस के वजह से, तो φ1 की वैल्यू क्या होगा बच्चा, φ1 की वैल्यू क्या होगा, φ1 बराबर क्या होगा, बोलेंगे E डॉट ds का इंटीग्रेशन। अब बताएंगे φ1 ये फ्लैट सरफेस की वजह से, इस फ्लैट सरफेस पे एक इन्फिनिटली स्मॉल एरिया लिया, इसका एरिया किधर है, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, इधर की तरफ। याद करेंगे हम लोग इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इधर की तरफ, है ना। x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने क्या बताया था, 2k लैम्डा अपॉन x बताया था, और ये रेडियली आउटवर्ड होता था, है ना। तो वही फार्मूला यदि यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यदि लेंगे तो E डॉट ds क्या हो जाएगा आपका, बोलेंगे E ds इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो होने के वजह से ये पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। अब φ3 क्या है, नीचे वाला फ्लैट सरफेस के वजह से टोटल, है ना, नीचे वाला फ्लैट सरफेस की वजह से फ्लक्स लिंक्ड, है ना, फ्लक्स लिंक। उस यहाँ पे हम लोग φ1 बोला और हम लोग φ3 निकालते, φ3 भी क्या हो जाएगा, E डॉट ds, और बोलेंगे E और ds के बीच का एंगल यहाँ भी क्या है, 90 है, तो ये वाला भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलेंगे E इंटू ds इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो गया, तो ओवरऑल टोटल जीरो हो गया। अब बच गया φ2 में देखेंगे एरिया वेक्टर जो स्मॉल एरिया लिया है वो जिधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर के ही तरफ है ना। तो क्या हो जाएगा, E डॉट ds, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो E इंटू ds इंटू क्या लिखेंगे बच्चा, इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और बच्चा बोलेंगे मान लेते हैं ये आपका दूरी कितना है, r दूरी पे, यानी कि x दूरी पे इस इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज से x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता था 2k लैम्डा अपॉन x। मतलब x दूरी पे कहीं भी जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, है ना, सेम होगा। आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2k लैम्डा अपॉन r होता था, जो कि हम लोग पहले बता चुके हैं, है ना। तो E तो क्या हो गया, r दूरी पे, चूंकि इसका एक्सिस पे है और ये कर्व सरफेस पे कहीं भी जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर दूरी हमेशा r ही रहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए हम लोग इसको, तो क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। और ds किसका है, कर्व सरफेस का स्मॉल पार्ट है ना, कर्व सरफेस का स्मॉल पार्ट। इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कर्व सरफेस आ जाएगा। और आपको पता होनी चाहिए कि टोटल कर्व सरफेस, है ना, इसका, है ना, इस सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ना। तो मान लेते हैं इसका सिलेंडर का हाइट क्या है, h है, हम लोग सिलेंडर का हाइट क्या ले लिए हैं, h ले लिए हैं। तो बताएंगे कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसको काटेंगे, है ना, तो ये सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr, और यदि इसको कर्व को बीच से काट देंगे तो ये रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, याद करेंगे ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2πr, चूँकि सर्किल का सरकमफ्रेंस यदि बीच से काट देंगे तो ये पूरा फ्लैट हो जाएगा, तो 2πr ये हो जाएगा, और ये लेंथ आपका कितना है, h है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, 2πr इंटू h। तो ds को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बच्चा, ध्यान से देखेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, E इंटू ds, मतलब स्मॉल एरिया का सम, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr इंटू h हो जाएगा, 2πr इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। बातें क्लियर,
है ना। समझ में आया बच्चा? तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे बच्चा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग वैल्यू जानते हैं 2k लैम्डा अपॉन क्या होता है r, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2k लैम्डा अपॉन r इंटू 2 पाई r इंटू h, है ना। 2 पाई r इंटू क्या हो गया यहाँ पे? h हो गया। हमने ये सिलेंडर का हाइट h लिया है। अब देखेंगे k क्या है? कांस्टेंट है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा इंटू 2 पाई r इंटू h। तो 2 पाई और ये 4 हो गया, तो 4 पाई ख़त्म हो गया, है ना। और अपॉन r होता था तो नीचे में r भी हो गया, तो r से r भी ख़त्म। तो लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपका फाई 3 का जो वैल्यू हो गया क्या? लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू, है ना, पूरा क्लोज सरफेस कितना हो गया? टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस आपका क्या हो गया? टोटल फ्लक्स फाई टोटल क्या लिखेंगे? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। समझ में आया? तो ये फाई 1 की वैल्यू 0, फाई 2 की वैल्यू 0, फाई 3 का वैल्यू कितना आ गया है ना, लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हो गया फाई टोटल, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चा, फटाफट नोट करेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं स्टार दे करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब फ्लक्स हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है फ्लैट सरफेस के लिए। सरफेस आपका कैसा है? फ्लैट है ना। तो मान लेते हैं सरफेस आपका ऐसा कुछ फ्लैट है ना। और हमने बताया था कि फ्लैट सरफेस के लिए पूरा एरिया वेक्टर आपका डिफाइन होता है ना। या इसको ले लेंगे स्मॉल एरिया ds, आप सपोजेट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका ds एरिया है। फ्लैट का भी छोटा सा पार्ट लेंगे। याद रखेंगे फ्लैट सरफेस का पूरा एरिया का एरिया वेक्टर आपका डिफाइन होता है ना। तो चलिए फटाफट, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर इस फ्लैट सरफेस से बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds का डॉट प्रोडक्ट। और बच्चा बोलेंगे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ई आपका क्या है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपका कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा? आपका बाहर आ जाएगा। डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ds। अच्छा, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? है ना, ds क्या है? स्मॉल एरिया वेक्टर है, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया वेक्टर आ जाएगा। क्योंकि सारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? छोटे छोटे जितना भी एरिया वेक्टर लेंगे सबका डायरेक्शन सेम है। यदि डायरेक्शन आपका सेम हो जाता है तो इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन तो आपका क्या होता है? स्मॉल स्केलर क्वांटिटी का सम होता है। लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाए तो स्केलर के जैसा जुड़ जाता है, तो आपका इंटीग्रेट भी आप कर सकते हो। चूँकि सारा का एरिया वेक्टर आपका सेम है तो E इंटू ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? S, मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फार्मूला कब लगाना है? जब सरफेस क्या हो? फ्लैट हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म हो। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और सरफेस आपका फ्लैट हो तो डायरेक्ट क्या कर देंगे? ई डॉट एस कर देंगे, है ना। समझ में आया बच्चा? फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चा। तो हम लोग अब आते हैं सॉलिड एंगल पे। सॉलिड एंगल क्या है? हम लोग सॉलिड एंगल समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉलिड एंगल। एक बार एकदम सॉलिड एंगल को फील करना है, ठीक है। आपने अभी तक पढ़ा था प्लेन एंगल, अब हम लोग सॉलिड एंगल भी पढ़ेंगे। जो आपने एंगल अभी तक जान रहा था उसको हम लोग, है ना, प्लेन एंगल बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉलिड एंगल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे।
चलिए बच्चा हम लोग सॉलिड एंगल देखते हैं। सॉलिड एंगल, चलिए सॉलिड एंगल में पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि आप सॉलिड एंगल से पहले हम लोग प्लेन एंगल देखते हैं। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल को ही हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग? 3D एंगल। 3D एंगल, 3D एंगल है ना, इसी को हम लोग 3D एंगल भी बोलते हैं। तो पहले प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आप कहाँ निकालते हैं? 2D में, है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए, है ना, 2D के लिए हम लोग एंगल निकालते हैं। 2D एंगल को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, है ना। तो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जैसे मान लेते हैं कि ये यदि आपका सर्किल का पोर्शन हो, इसका पोर्शन हो सर्किल का, ये आपका पोर्शन ऑफ सर्किल हो, और ये उस सर्किल का सेंटर हो, और ये आपका क्या हो? रेडियस हो। यदि ये क्या है? एल है, ये एल है और ये एंगल थीटा है ना। इसको बोलेंगे पोर्शन ऑफ सर्किल, पोर्शन ऑफ सर्किल। सर्किल आर रेडियस वाले सर्किल का यदि ये पोर्शन है और उसका सेंटर सी है, तो ये आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, और ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल बोलते हैं या सिंपल एंगल बोलते हैं, है ना। तो प्लेन एंगल जो आपका हो जाएगा थीटा बराबर क्या होता है? L/R होता है ना। जहाँ पे थीटा किस में होगा? रेडियन में। क्या होगा? है ना, ठीक है। थीटा आपका क्या है? रेडियन। ये यदि L लेंथ का कोई आर्क है और ये सर्किल का पोर्शन है और सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो L/R बनाएगा। सेम आपका सॉलिड एंगल में, सॉलिड एंगल आपका 3 डायमेंशनल एंगल है। क्या है आपका? 3 डायमेंशनल एंगल है, ठीक है। यदि आपका इफ हम लोग कोई स्फीयर लेते हैं, स्फीयर कंसीडर करते हैं, ये आपका क्या है? स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है। और स्फीयर का ये हम लोग कुछ सरफेस लेते हैं, ये वाला सरफेस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? एस इज़ द, एस जो है ये आप एरिया जो देख रहे हो आपका क्या है? सिलेंडर का पोर्शन, ये आपका स्फीयर का पोर्शन है, स्फीयर है ना। पोर्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल, या स्फेरिकल एस क्या है? पोर्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस। और इसके सारे आउटलाइन को आप यहाँ से मिला दो, सारे आउटलाइन को यहाँ से मिला दो, तो यहाँ पे एक, सारे आउटलाइन को यदि मिलाओगे तो यहाँ से एक 3D एंगल बनेगा, ऐसे करके गोल गोल घूमता हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। आपका ये स्फेरिकल सरफेस है या स्फीयर है। इफ यहाँ पे लिखेंगे इफ एस बी द पोर्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस देन सॉलिड एंगल, और इसका रेडियस आपका r है, देन सॉलिड एंगल made by the surface S is defined as, कैसे डिफाइन होगा? सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा से, याद रखेंगे ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? S/R²। क्या होगा बच्चा? S/R², याद रखेंगे, है ना। यदि आपका स्फीयर का पोर्शन होगा तो S/R², ये आपका क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल। यदि जिस तरह से ये L आपका किसका पोर्शन था? सर्किल का यदि पोर्शन है और उसका सेंटर O है, तो ये
आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो थीटा बराबर L/R होता था। उसी तरह से यदि S ये सरफेस यदि आपका किसका पोर्शन हो, स्फेरिकल सरफेस का पोर्शन हो, तो ये स्फेरिकल सरफेस का पोर्शन सेंटर पे जो 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। अच्छे देखेंगे सॉलिड एंगल। चलिए ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, है ना, और ये फर्स्ट पॉइंट था, है ना, मिटाते हैं। समझ गए सॉलिड एंगल। चलिए दूसरा पॉइंट में और हम क्लियर इसको कर देते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ पे प्लेन एंगल एकदम क्लियर कर देते हैं और इधर हम लोग सॉलिड एंगल लिखते हैं, सॉलिड एंगल है ना। प्लेन एंगल जो है आपका, प्लेन एंगल, इधर हम लोग सॉलिड एंगल लिख रहे हैं। यदि आप कोई लाइन या कोई कर्व लेते हो, ये लाइन या कोई कर्व है, ठीक है, या कोई लाइन हो या कोई कर्व हो, है ना, किसी पॉइंट पे जो एंगल ये बनाएगा, किसी पॉइंट पे जो ये एंगल बनाएगा ऐसे, इसको हम लोग 2D एंगल बोलेंगे, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। वही कोई सरफेस रहे, सॉलिड एंगल कौन बनाएगा, मान लेते हैं कोई सरफेस है आपका इस तरह से, है ना, मान लेते हैं इस तरह से कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। तो कोई लाइन या कर्व जो एंगल किसी पॉइंट पे बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल कोई सरफेस बनाता है। ये मान लो कि ये एक सरफेस है और बोलेगा इस O पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, तो इस सरफेस का सारा आउटलाइन को, सारा आउटलाइन जितना भी आउटलाइन है सबको आप O से मिला देते हो ऐसे करके। तो ये आपका गोल गोल घूमता हुआ 3D एंगल ऐसे बनता है, 3D एंगल, है ना, इसे बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो ये सरफेस है, तो सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट के, सरफेस कैसा भी हो, कोई सरफेस के सारा आउटलाइन को आप किसी एक पॉइंट पे मिला दोगे तो एक 3D एंगल बन रहा है यहाँ पे, 3D एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल यहाँ पे बन रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, है ना। लेकिन सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ये तभी लगाएंगे S/R², जब ये सरफेस किसका पोर्शन हो, स्फेरिकल सरफेस का पोर्शन हो, तब ये फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ये फार्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह से मान ले कि ये कोई लाइन है और यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये कोई लाइन है और यहाँ पे एंगल आपका थीटा बना रहा है, ये कोई लाइन L है और यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे थीटा डज नॉट इक्वल टू L/R होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका सर्किल का पोर्शन नहीं है। यदि सर्किल का पोर्शन होगा तो थीटा बराबर L/R होता है। उसी तरह से कोई भी सरफेस आपका सॉलिड एंगल किसी पॉइंट पे बनाएगा, कोई भी सरफेस जो एंगल बनाएगा किसी भी पॉइंट पे 3D एंगल गोल गोल घूमता हुआ, आप देख रहे हो यहाँ पे सारा आउटलाइन को मिला रहे हो, तो ये आपका कोन के जैसा गोल गोल घूमता घूमता एंगल बना रहा है, इसको हम लोग 3D एंगल बोलते हैं। और यही 3D एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। बातें समझ में आया, पकड़ेंगे। कोई सरफेस जो है किसी पॉइंट पे कौन सा एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल। कोई लाइन या कोई कर्व किसी पॉइंट पे क्या बनाएगा, प्लेन एंगल बनाएगा, या 2D एंगल इसको बोलते हैं, या सिंपल एंगल बोलते हैं। बातें क्लियर, बातें समझ में आया। चलिए ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, तीसरा पॉइंट SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज आपका स्टेरेडियन। शॉर्ट में हम लोग STRD बोलेंगे, है ना, स्टेरेडियन बोलते हैं, स्टेरेडियन बोलते हैं। समझ में आया बच्चा। तो सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या हो गया, स्टेरेडियन। और आपका एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपका रेडियन होता है। याद रखेंगे, एंगल का ऐसा यूनिट आपका रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टेरेडियन। चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे। तो हम लोग अगला पॉइंट चौथा लिखते हैं। बच्चा याद रखेंगे, ये इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा पढ़ते क्या है, ओमेगा किसके लिए यूज करते हैं, सॉलिड एंगल के लिए। तो सॉलिड एंगल बराबर S/R² तभी होगा
जब S किसका पोर्शन हो, स्फेरिकल सरफेस का। यहां पे मान लेते हैं इसका एरिया आपका क्या है, S है, और ये S नोट पोर्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, नोट पोर्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, देन आपका ये नहीं होगा, ये फॉर्मूला नहीं होगा। यदि S आपका स्फेरिकल सरफेस का पोर्शन नहीं है तो ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल डज नॉट इक्वल टू S बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कब लिखेंगे, जब S किसका पोर्शन होगा, स्फेरिकल सरफेस का, मतलब स्फेयर का सरफेस हो, स्फेयर का कोई भी सरफेस लेंगे और वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सॉलिड एंगल जो बनाएगा है ना, वो कैसे निकालेंगे, तो S अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे L अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे S अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सर्किल और वहाँ पे स्फेयर है ना, स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होना चाहिए। चलिए है ना, फटाफट इसको लिख लेंगे। चौथा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, चौथा पॉइंट लिखते हैं, ध्यान रखेंगे बच्चा। मान लेते हैं ये आपका स्फेयर है ना, मान लेते हैं ये आपका क्या है बच्चा, स्फेयर है, और ये इसका सेंटर है। ये क्या है आपका, स्फेयर, स्फेयर, ठीक है। हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये आपका सरफेस है, ये सरफेस है, हमने ये वाला सरफेस कंसीडर किया, ये सरफेस कंसीडर। मान लेते हैं कि ये सरफेस जो है ये कोई बीच वाला लाइन है, इधर एंगल आपका थीटा है और इधर एंगल आपका क्या है, थीटा है। मतलब यहाँ पे एंगल आपका क्या बन रहा है, प्लेन एंगल है ना। ये बीच से इधर एंगल क्या है, थीटा, नीचे भी एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल जो बनेगा, सॉलिड एंगल ऐसे घूम घूम के जो सॉलिड एंगल बनेगा, ऐसे घूम घूम के जो सॉलिड एंगल बनेगा, रो है ना, ये किसका सरफेस है बच्चा, ये आपका स्फीयर का पोर्शन है ना, स्फीयर का पोर्शन है। और ये स्फीयर का पोर्शन आपका एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है, थीटा और थीटा, ठीक है। तो उस कंडीशन में सॉलिड एंगल क्या बनेगा, है ना, सॉलिड एंगल जो आपका बनेगा यहाँ पे, सॉलिड एंगल बराबर हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। मतलब ये एक रिलेशन हो गया आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में, ठीक है। ये फॉर्मूला आप इसके लिए भी लगा सकते हो। मान लेते हैं कि ये कोई आपका फ्लैट सरफेस है और ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ पे एंगल थीटा है। तो ये आपका सर्किल वाला जो पोर्शन है, ये सर्किल वाला पोर्शन है ना, सर्किल के सेंटर से इस ओ पॉइंट पे ये थीटा थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये सॉलिड एंगल कितना बनेगा, है ना, ये रो का वैल्यू है ना, ये भी आप याद रख सकते हो। समझ में आया बच्चा। यदि आपका एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, थीटा ऊपर भी थीटा नीचे भी, है ना, मतलब आपका ये आपका क्या है, ये आपका सर्किल है ना। सर्किल के सेंटर से मिलाने वाला लाइन, ऊपर के कोई भी पॉइंट से मिलाना वाला लाइन आपका क्या बना रहा है, थीटा एंगल ऊपर भी बन रहा है, थीटा एंगल नीचे भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल जो रो बनेगा ये क्या होगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला को याद रखेंगे, VVI फार्मूला है ना, ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल आपका थीटा थीटा है ना। तो ये आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का रिलेशन हो गया। लेकिन ये फार्मूला को कब यूज़ करेंगे बच्चा, ये फार्मूला को, है ना, सॉलिड एंगल बराबर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे सरफेस के लिए यूज करेंगे, मान लेते हैं कोई सरफेस ऐसा हो, है ना, कि किसी पॉइंट पे इस सरफेस का कोई भी आउटलाइन को आप मिला दें तो बीच सेंटर पे यहाँ पे कितना एंगल बने, थीटा बने एंगल, है ना, थीटा बने। इधर भी आपका क्या बने, थीटा बने। तो इसके सारे आउटलाइन को आप मिला दोगे, सारे आउटलाइन को यदि मिला दोगे
तो ये आपका जो सॉलिड एंगल बन रहा है यहाँ पे ओमेगा है ना, ये सॉलिड एंगल बराबर 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे है ना। बस याद रख लेंगे, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग बोलोगे तो हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे कैसे ये आ गया, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम यही नहीं बता रहे हैं। यदि आप लोग को जानना होगा तो कमेंट है ना, कमेंट में लिखेंगे तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका चौथा पॉइंट याद रखेंगे, ये आपका थीटा, इधर भी थीटा, तो ये ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे। बच्चा 5वां पॉइंट लिखेंगे है ना, क्या है, टू गेट सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट वी हैव टू ज्वाइन द आउटलाइन ऑफ द सरफेस विथ दैट पॉइंट, है ना। टू गेट सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट we have to join the outline of the surface at that point। बातें समझ में आया। यदि हम लोग सॉलिड एंगल किसी सरफेस के द्वारा निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पे, तो उस सरफेस के सारे आउटलाइन, आउटलाइन किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, तो इसका सारा आउटलाइन का मतलब क्या, सारा बाहर वाला पॉइंट है ना, बाहर है ना, आउटलाइन मतलब बाउंड्री वाला पॉइंट, सारे बाउंड्री वाला पॉइंट को आप चाहते हो कि ये सरफेस जो है ये ओ पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो इसके सारे आउटलाइन को आप मिला दो, सारे आउटलाइन को आप ओ से मिला दो, सारे आउटलाइन को आप ओ से मिला दो, ऐसे ऐसे करके है ना, ऐसे ऐसे करके मिला दो। तो ये 3D एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, 3D एंगल जो यहाँ पे गोल गोल घूमते घूमते जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे 3D एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। मान लो कि एक और हमने सरफेस कंसीडर किया, ऐसा सरफेस कंसीडर किया है ना, ये एक ऐसा सरफेस है, या मान लो कि हमने ऐसा सरफेस एक कंसीडर किया, और ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों का आउटलाइन क्या है, सेम है। तो ये सरफेस मान लेते हैं S1 है, ये सरफेस S1 है और ये सरफेस S2 है। यदि आपका आउटलाइन ऑफ बोथ सरफेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना, आउटलाइन ऑफ बोथ सरफेस आपका क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो सॉलिड एंगल मेड बाय S1 इज इक्वल टू सॉलिड एंगल मेड बाय S2। याद रखेंगे दोनों का यहाँ पे है ना, आउटलाइन ऑफ द सरफेस सॉलिड एंगल मेड बाय द सरफेस S1 इज इक्वल टू सॉलिड एंगल मेड बाय द सरफेस S2 एट पॉइंट O। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बिकॉज आउटलाइन ऑफ बोथ सरफेस इज सेम, दोनों सरफेस का, S2 जो सरफेस है इरेगुलर सरफेस और S1 जो है, दोनों का आउटलाइन क्या है, सेम है। आउटलाइन ऑफ बिकॉज आउटलाइन ऑफ सरफेस S1 is same as the outline of irregular सरफेस S2। दोनों का आउटलाइन क्या है, सेम है ना। यदि दो सरफेस का आउटलाइन, 2-3 सरफेस है, सबका आउटलाइन यदि सेम है ना, तो ये नहीं रखेंगे, ये आपका फ्लैट है और ये इरेगुलर है, दोनों ओ पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, सेम एंगल आपका यहाँ पे बना रहा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग पॉइंट छठा कर देते हैं, है ना, ये छठा आपका पॉइंट हो गया।
ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट दोनों पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। सातवां लिखेंगे सॉलिड एंगल मेड बाय ए हेमीस्फीयर एट इट्स सेंटर क्या होगा। तो हम लोग स्फीयर आपका ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, स्फीयर बोलेंगे। और इसका आधा पोर्शन हम लोग ले लेते हैं बच्चा, आधा पोर्शन हम लोग ऐसे लिए, सपोज दैट है ना। तो ये आपका आधा सरफेस हम लोग ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला आधा सरफेस हम लोग ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ये एस है, ठीक है। तो ये आधा हेमी सरफेस सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, S/R²। और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, पूरा का एरिया होता है 4πr², है ना। तो आधा का कितना हो जाएगा, 2πr²/r², यानी कि कट के कितना हो गया, 2π, ठीक है। और एक हम लोग इरेगुलर सरफेस भी लेते हैं, सपोज दैट हम लोग एक इरेगुलर सरफेस कंसीडर किया S', है ना। और इसका आउटलाइन भी क्या है, हेमीस्फीयर के आउटलाइन के जैसा ही है ना। ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो अब ये इरेगुलर सरफेस S' का आउटलाइन भी किसके जैसा है, हेमीस्फीयर के ही, है ना, आउटलाइन के इक्वल है ना। तो दोनों जो है ऑल्सो इरेगुलर सरफेस S', इरेगुलर सरफेस S' मेड या मेक सॉलिड एंगल एट पॉइंट O इज ऑल्सो क्या होगा, 2π स्टेरेडियन। याद रखना 2π रेडियन नहीं, यहाँ पे सॉलिड एंगल है, स्टेरेडियन, है ना, स्टेरेडियन होता है। तो ये इरेगुलर सरफेस भी सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2π स्टेरेडियन बनाएगा। याद रखना है कि हेमीस्फीयर खुद के सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, तो 2π बनाता है। अब आपका ये 7वां पॉइंट था, अब आप 8वां पॉइंट आते हैं, 8वां पॉइंट लिखेंगे। अब ये सॉलिड एंगल मेड बाय द हेमीस्फीयर, अब पूरा स्फीयर कितना एंगल बनाएगा, तो लिखेंगे सॉलिड एंगल मेड बाय ए स्फीयर एट इट्स सेंटर इज कितना हो जाएगा, इज रो बराबर S बाई कितना R²। और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²/r²। कट गया तो यहाँ पे रो कितना बनाया, ओमेगा कितना बनाया, ओमेगा ये है, ओमेगा सॉलिड एंगल कितना बनाया, बोलेंगे 4π बनाया। कितना बनाया, 4π, ठीक है। तो सेंटर पे आपका सॉलिड एंगल जो बनेगा, ओमेगा जो बनेगा, ये 4π यहाँ पे बनेगा। ये 4π क्या चीज़, स्टेरेडियन, STRD, है ना, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। अब देखो ये स्फीयर है और ये सेंटर है, वो ये स्फीयर जो है सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 4π। अब देखेंगे कि ये स्फीयर है, स्फीयर सेंटर पे कितना बनाया, 4π बनाया। अब कोई भी इरेगुलर आप सरफेस ले लोगे, कैसा भी इरेगुलर सरफेस ले लोगे, सब सेंटर पे कितना बनाएगा, 4π ही बनाएगा। समझ में आया, है ना। सारा जो है कोई भी इरेगुलर आप सरफेस ले लोगे, अंदर में सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 4π ही बनाएगा, ठीक है। तो ये इरेगुलर सरफेस के लिए ये ओ सेंटर नहीं है बच्चा,
है ना। तो याद रखेंगे कि कोई भी क्लोज सरफेस हो अपने अंदर के किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, 4 पाई बनाएगा। बातें क्लियर है ना। कोई भी क्लोज सरफेस हो अपने अंदर के पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, 4 पाई बनाएगा। और कोई भी क्लोज सरफेस हो अपने बाहर वाले पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, बोलेंगे 0 बनाएगा। बातें क्लियर, समझ में आया। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चा, है ना। चलिए बच्चा, इसके बाद हम लोग 9वां पॉइंट लिखते हैं, 9th पॉइंट है ना। लिखेंगे सॉलिड एंगल मेड बाय एनी क्लोज सरफेस at a point inside it is 4 pi स्टेरेडियन, है ना। कोई भी क्लोज सरफेस अपने अंदर के किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, 4 पाई बनाएगा। 10वां पॉइंट लिखेंगे सॉलिड एंगल मेड बाय एनी क्लोज सरफेस एट ए पॉइंट आउटसाइड इट इज 0 कितना बनाएगा। मान लो कोई क्लोज सरफेस यहाँ है ना, ये बोलेगा ओ पॉइंट पे कितना, ये क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस होना चाहिए। ओ पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, बोलेंगे 0। कोई क्लोज सरफेस हो, है ना, ये ओ पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, ये क्लोज सरफेस है ना, तो बोलेंगे कितना बनाएगा, यहाँ पे 4 पाई बनाएगा, यहाँ पे 0 बनाएगा, यहाँ पे आपका 0 बनाएगा, यहाँ पे जो आपका सॉलिड एंगल है ये 4 पाई बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे 4 पाई बनेगा, है ना। ठीक है, तो चलिए बच्चा जल्दी फटाफट इसको नोट करेंगे। तो हम लोग गॉसेस लॉ स्टार्ट करते हैं। गॉसेस लॉ, चलिए बच्चा गॉसेस लॉ हम लोग लिखते हैं। गॉसेस लॉ क्या बोलता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is equal to total charge enclosed by closed surface divided by epsilon naught। बातें आया समझ में। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked विथ ए क्लोज सरफेस। याद रखना है क्लोज सरफेस, आप गॉसेस लॉ लगाएंगे किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज by the closed surface divided by epsilon naught। बातें आया समझ में, यही है आपका गॉसेस लॉ। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, कैसा भी आप क्लोज सरफेस ले सकते हो। हमने एक क्लोज सरफेस कंसीडर किया, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे इस सराउंडिंग में ढेर सारा चार्ज है। मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है,
Q6 है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका Q7 है, ठीक है। ढेर सारा चार्ज हमने कंसीडर किया। तो बोलता है कि ये आपका क्लोज सरफेस है, ये आपका क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के वजह से, इस क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होगा, है ना? टोटल फ्लक्स बराबर Q इनक्लोज, Q इनक्लोज, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इनक्लोज, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नोट, है ना, जहाँ पे ये क्या है बच्चा? Q फाई क्या है? टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस। और Q इनक्लोज क्या है बच्चा? यहाँ पे Q इनक्लोज आपका क्या है? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है। टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस मतलब Q इनक्लोज हो गया आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q7, है ना। इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है? बाहर के चार्ज को यहाँ पे नहीं रखना है ना, बाहर के चार्ज को यहाँ पे नहीं रखना है, सिर्फ अंदर का चार्ज लेना है। क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आया। यही आपका क्या था? आपका क्या है? गॉसेस लॉ, ठीक है। हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया, क्या चीज़? ds लिया, ds कंसीडर किया, और मानते हैं कि ये सारे चार्ज के वजह से Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 और Q7 सेवनों चार्ज के वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर के तरफ, ये क्या है? किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा जगह पे? ds सरफेस पे, है ना। याद रखेंगे बच्चा, हमने फ्लक्स जो बताया था, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है d फाई बराबर, है ना, E डॉट ds, जहाँ पे E होता था टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 और Q7 सारे चार्ज के वजह से E पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो याद रखेंगे ये क्या है आपका? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस। चलिए ऊपर वाला आप लोग लिख लिए हैं बच्चा, ऊपर वाला यदि आप लोग लिख लिए हैं तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं, जल्दी जल्दी पॉज करके आप लोग लिखेंगे। इस एग्जाम्पल को देखते हुए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हम लोग जानते हैं फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? E डॉट ds। ये क्या हो गया? इस स्मॉल सरफेस के थ्रू फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? इसी का इंटीग्रेशन, ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन। और यदि सरफेस आपका क्लोज हो जाए तो इसी इंटीग्रेशन में ये डाल देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, है ना। ये क्लोज कर दिया है, इसका मतलब क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट, है ना। ये वाला भी रिलेशन आप याद रखेंगे, है ना, ये रिलेशन को अप्लाई करेंगे। ये भी गॉसेस लॉ है, यही क्या है आपका? गॉसेस लॉ, गॉसेस
लॉ, इसको क्या बोलते हैं, ई डॉट डी एस स्मॉल, है ना, ई डॉट डी एस को क्या बोलेंगे, स्मॉल फ्लक्स, इंटीग्रेशन कर दिए तो टोटल फ्लक्स, यहाँ पे क्लोज कर दिए तो क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स, है ना, बराबर क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। इनक्लोज का मतलब क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ रहा है वो लेना है ना। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको मिटाते हैं, नीचे वाले को, है ना, नीचे वाले को हम लोग यहाँ पे मिटा रहे हैं। हमने यहाँ पे कंसीडर किया कितना चार्ज था, 7 चार्ज हमने लिया और एक क्लोज सरफेस लिया, है ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन में ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा, इनक्लोज में कितना कितना चार्ज आ रहा है, बोलेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q7 अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये हम लोग ऐसा लिखेंगे, मतलब Q इनक्लोज में सिर्फ कौन चार्ज लेना है, Q इनक्लोज में सिर्फ कौन सा चार्ज लेना है बच्चा, यहाँ पे क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है, क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सारे चार्ज के लिए है ना, और आपका Q इनक्लोज जो है ये सिर्फ वो चार्ज है जो कि क्लोज सरफेस के अंदर है ना, इनसाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, गॉसेस लॉ इज अप्लीकेबल for any type of closed surface, किसी भी टाइप के क्लोज सरफेस के लिए आपका एप्लीकेबल है। क्या चीज एप्लीकेबल है, गॉसेस लॉ, है ना, पहला पॉइंट हमने ये लिखा। दूसरा पॉइंट कि हमने जो यहाँ पे Q इनक्लोज लिया है, यहाँ पे जो हमने Q इनक्लोज लिया है, Q इनक्लोज is the charge, total charge inside closed surface, ठीक है। आपका यहाँ पे लिखा है Q इनक्लोज इज द टोटल चार्ज इन, है ना, इनसाइड क्लोज सरफेस, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज आ रहा है वही Q इनक्लोज है ना। तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चलिए इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा, तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि आपका जो गॉसेस लॉ का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो गॉसेस लॉ का इक्वेशन है, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E at the closed surface, is due to all charges inside or outside, inside and outside of closed surface, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टोटल चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इज ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन राइट साइड में जो आपका चार्ज है यहाँ पे सिर्फ कौन सा चार्ज लेना है, जो क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज है। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा,
है ना। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक हमने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 टोटल 7 चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में सिर्फ कौन सा चार्ज लेना है, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q5, है ना, ये आपका लेना है। बातें आया समझ में? Q5 नहीं Q7 था। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे, the surface choose for application of Gauss's law is known as Gaussian surface। ठीक है, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के लिए जो हम लोग क्लोज सरफेस लेंगे, द सरफेस या क्लोज सरफेस भी लिख सकते हैं आप। द क्लोज सरफेस चूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ इज नॉन एज गॉसियन सरफेस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन के लिए, गॉसेस लॉ लगाने के लिए हम लोग क्लोज सरफेस लेते हैं और उसी क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, है ना। और याद रखेंगे बच्चा, गॉसियन सरफेस कैन नॉट पासिंग थ्रू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट चार्ज जो है, पॉइंट चार्ज या इसी को हम लोग डिस्क्रीट चार्ज भी बोलते हैं, पॉइंट चार्ज से आपका पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अनडिफाइंड है, आपका डिफाइन नहीं है। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि गॉसियन सरफेस तो आपने जान लिया, लिखेंगे गॉसियन सरफेस कैन नॉट पासेस, गॉसियन सरफेस cannot passes through point charge because electric field intensity at point charge, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट चार्ज, है ना, इसी को हम लोग डिस्क्रीट चार्ज भी बोलते हैं। पॉइंट चार्ज इज नॉट डिफाइंड, है ना। वी चूज एनी टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस। हम लोग किसी भी टाइप का गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। वी चूज एनी टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस। हम लोग किसी भी टाइप का गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे बच्चा, गॉसेस लॉ की मदद से अब हम लोग क्या निकालेंगे, है ना, निकालेंगे गॉसेस लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लोग गॉसेस लॉ की मदद से निकालेंगे तो हम लोग एक खास टाइप का सर्टेन गॉसियन सरफेस लेंगे, जबकि उसके वजह से हमको क्या होगा, है ना, आसानी होगा। मतलब सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ वी चूज सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, सिमेट्रिकल हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे। तो चलिए एक लास्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, आपका छठा के बाद सातवां पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। सातवां है ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
intensity by the help of Gauss's law. Gauss's law, we choose symmetrical Gaussian surface. We choose symmetrical Gaussian surface. Gaussian surface. ठीक है, चलिए फटाफट इतना लिखेंगे बच्चा। चलिए बच्चा हम लोग 8वां पॉइंट देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वां पॉइंट लिखेंगे Gauss's law is based on inverse square rule. Inverse square rule, that is Coulomb's law. Coulomb's law, ठीक है, that is आपका Coulomb's law पे बेस्ड है। Coulomb's law, ठीक है, मतलब गॉसेस लॉ किस पे बेस्ड है? आपका Coulomb's law पे। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जानते हैं। एक्सप्लेनेशन